यस, क्लास 7। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 4 शब्द भेद के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पहले मैं आप लोगों से अपनी पिछली कक्षा में जो पाठ पढ़ा था अपने कारक, उसके बारे में जो मैंने आप लोगों को गृह कार्य दिया था, उसके बारे में एक एक बच्चे से पूछूंगी कि आपने उसमें क्या किया है। तो चलिए, फर्स्ट रेज योर हैंड। आन्या। आन्या। यस मैम। अध्यापिका व अक्षय के बीच की वार्तालाप। अध्यापिका, अक्षय, क्या तुम मुझे सिर्फ एक नदी का नाम बता सकते हो क्या? अक्षय, हाँ अध्यापिका जी, गंगा एक नदी का नाम है। अध्यापिका, बहुत अच्छे। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि यह जो गंगा है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अक्षय ने बताया, अध्यापिका जी, मुझे ये नहीं पता कि हम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर कैसे करते हैं। अध्यापिका जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने गौर से देखा होगा कि मैंने नदी बोला था, तो मैंने तुम्हें यह बताया है ना कि अगर ये ई से अंत होगा तो ये स्त्रीलिंग होगा, तो हमारा ये शब्द जो गंगा है वह स्त्रीलिंग होगा। तो फिर अक्षय ने बोला, जी अध्यापिका जी, मुझे समझ आ चुका है। अध्यापिका जी ने बोला, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम मुझे अब बताओ कि पहाड़ी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अक्षय ने कहा, अध्यापिका जी, यह तो बहुत आसान है, इसका तो उत्तर स्त्रीलिंग है। तो फिर अध्यापिका ने कहा, बहुत अच्छे, तुमने सही बताया है। तो अब मुझे बताओ कि आम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अक्षय ने कहा कि यह तो पुल्लिंग है। अध्यापिका जी ने कहा, बहुत अच्छे, तुम अब सही से उत्तर दे रही हो, तुम्हें अब इनके बीच का अंतर समझ आ चुका है। वेरी गुड आन्या, वेरी गुड। आप मैं ये कहूंगी कि आपको भी अपना चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट अविका। थैंक यू मैम। मैम यस। मैम, माँ और राधिका के बीच में वार्तालाप। माँ, बेटा राधिका, मैंने जो मेज पर डिब्बी रखी है उसको जरा लाना। राधिका, जी माँ, अभी लाई, परंतु वो दिखाई नहीं दे रही मुझे। माँ, राधिका, तुम डिब्बी ढूंढने से पहले मुझे ये बताओ कि डिब्बी जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? राधिका, उसे रखेंगे, यदि रखा है तो पुल्लिंग, यदि रखी है तो स्त्रीलिंग। ये देखिए, सुमन ने डिब्बी मेज पर रखी थी। माँ, शाबाश, लो इसी बात पर डिब्बी में रखे लड्डू खाओ। शाबाश, वेरी गुड अविका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माँ, मेरे देखा? पास एक और है। हाँ, बताइए बताइए। एक बार अध्यापिका जी और कक्षा में जो छात्र छात्राएं हैं, अध्यापिका जी उन बच्चों को अपने साथ स्कूल की तरफ से कहीं घुमाने ले गई। वहां पर नदी थी, तो अध्यापिका जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ कि मछली जो है वो तैर तो रही है, परंतु वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो उनमें से रश्मि ने अपना हाथ उठाया, तो अध्यापिका ने उससे पूछा, बताओ रश्मि, क्या है ये, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? रश्मि ने बड़े सावधानी से और आसान तरीके से बोला कि अध्यापिका जी, ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि मछली तैरती है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है। और फिर रश्मि ने कहा, ये देखिए मछली कितने उछल कूद से तैर रही है। अध्यापिका जी ने उसको शाबाश कहते हुए उसको प्रोत्साहित किया। वेरी गुड। मुझे भी इस बात से बहुत खुशी हो रही है आप सबको प्रोत्साहित करते हुए कि आप लोगों को अपना पाठ जो मैंने कक्षा में कल समझाया था बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप लोग बहुत अच्छे से मुझे उसका जो गृह कार्य सुना रहे हो, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट एनीवन? और किसी को पाठ समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड। अंशिका, अंजिया, ओपन योर कैमरा, ओपन योर कैमरा। यस, स्वास्तिक, हाँ बोलो बेटा, स्वास्तिक बोलो। मैम, कैन आई स्पीक द वन? स्वास्तिक, स्वास्तिक। अध्यापिका,
अध्यापिका और छात्र के बीच वार्तालाप। एक दिन अध्यापिका के अंदर आते ही छात्रों ने उन्हें सुप्रभात कहा और अध्यापिका ने भी उन्हें बैठने के लिए इजाजत दी। उसके बाद अध्यापिका ने पूछा, बच्चों, पहाड़ कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो पप्पू ने उठकर जवाब दिया, अध्यापिका जी, यह तो वहां चलकर ही पता लग सकता है। अगर वो ऊंचा हुआ तो पुल्लिंग और अगर ऊंची हुई तो स्त्रीलिंग। वेरी गुड स्वास्तिक, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट ध्वन्या। यस मैम। अध्यापिका और छात्र के बीच वार्तालाप। एक दिन अध्यापिका छात्रों के साथ चिड़ियाघर गई। वहां पर अध्यापिका ने छात्रों से प्रश्न पूछा कि तोता स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग? तो एक बच्चे ने कहा कि अध्यापिका जी, यह तो तभी पता चलेगा जब तोता उड़ेगा या उड़ेगी। तो फिर उसने कहा कि तोता उड़ता है, इसीलिए वह पुल्लिंग है। गुड, पर ये आपने पुस्तक का ही सेम बोला है, इसलिए थोड़ा चेंज करके बोलना था आपको, ठीक है। अनुप्रिया लास्ट। यस मैम। माँ, यह गायक तो बहुत अच्छा है। बेटी, हाँ माँ, यह तो बहुत अच्छा है। माँ ने पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकती हो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? सीता ने कहा, माँ, ये तो पुल्लिंग है। माँ ने पूछा, ये कैसे पुल्लिंग है? सीता ने जवाब दिया कि आपने बोला यह गायक बहुत अच्छा है और गायक का स्त्रीलिंग तो गायिका होता है, तो ऐसे मुझे पता लग गया कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। माँ ने उसे शाबाशी दी। वेरी गुड। तो अब इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपना गृह कार्य अपनी कॉपी में भी कर लिया होगा बहुत अच्छे से। मैम नहीं अंशिका। चलिए अंशिका जल्दी बताइए, क्योंकि फिर मुझे अभी आगे ये चैप्टर न्यूज भी स्टार्ट करना है। चलिए जल्दी से बताइए। ओके मैम। अध्यापिका और राम के बीच संवाद। अध्यापिका ने पूछा, राम, अपने एक मनपसंद पक्षी का नाम बताओ। राम ने उत्तर दिया, मेरा मनपसंद पक्षी कोयल है। अध्यापिका ने पूछा, तो तुम कैसे पता करोगे कि कोयल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो राम ने उत्तर दिया, हम उसे उड़ाएंगे, अगर वो उड़ा तो पुल्लिंग और अगर वो उड़ी तो स्त्रीलिंग। फिर राम ने जब उसे उड़ाया तो सब लोगों ने बोला, देखो वो कोयल उड़ रही है। तो तब राम ने अध्यापिका जी को दिखाया, देखिए अध्यापिका जी, सब लोग कोयल को उड़ता देख बोल रहे हैं कि कोयल उड़ रही है। उसका अर्थ हुआ कि वह पुल्लिंग है। अध्यापिका ने उसे शाबाशी दी और वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। वेरी गुड अंशिका, आपने बहुत अच्छा तैयार किया था, शाबाश। तो अब मुझे ये इस बात को जानकर खुशी हो रही है 7th क्लास की आप सबको अपना पाठ अपना काम बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, जो मैं आपको समझाती हूँ। अब इसी उम्मीद से कि अब चैप्टर नंबर 4 भी आप लोग उतने ही अच्छे से समझेंगे और अपना जो कार्य है वो इसी लगन से करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं शब्द भेद के बारे में। बच्चों, शब्द किसे कहते हैं, शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहली बात बच्चों, शब्द ध्वनियों वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। सार्थक का क्या मतलब होता है? सबसे पहले कौन बताएगा सार्थक का क्या मतलब होता है? सार्थक शब्द किसी को पता है? मैम सार्थक मैम इसका मतलब ये हो सकता है एक जैसा मेल। मैम सार्थक मतलब कि किसी चीज को हम पूर्ण तरीके से उसको सार्थक कर लिया, हमने अपने काम को पूर्ण तरीके से पूरा कर लिया। मैम सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। यस, राइट आंसर। अर्थ, सार्थक अर्थ के साथ, है ना, अर्थ के साथ होता है सार्थक, ठीक है। तो अर्थ सहित जो होता है, जिसका हम शब्द सुनते ही उसके अर्थ को समझ लें, वो हमारा सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे आपको मैं एक शब्द बोल रही हूँ गाजर, अब आप इस शब्द को सुनकर समझ में आया आपको ये मैंने क्या बोला है? मम्मी यस,
क्या है ये? यस मैम। गाजर क्या है? मैम सब्जी। मैम सब्जी। गाजर एक सब्जी है। गाजर का आप हलवा खाते हैं, है ना? तो आपको मैम। गाजर को आप सलाद मैम के रूप में गाजर खाते हैं। सलाद में खाते हैं। हाँ, गाजर को आप सलाद के रूप में खाते हैं, उसकी मिठाई हलवा बना के खाते हैं, आप उसको सब्जी के रूप में खाते हैं। यानी आपने गाजर नाम सुनते ही ये सारी चीजें आपके मतलब दिमाग में आ चुकी हैं। उसका अर्थ आपको क्लियर हो गया कि गाजर का मतलब ये होता है। अब अगर मैं एक शब्द बोल रही हूँ जागर, अब बताइए आपको इसका मीनिंग क्या समझ में आया? जागर। मैम जागर ये तो मतलब कोई कुछ शब्द नहीं ही होता, नहीं ये निरार्थक है। यस यस, अब क्लियर हुआ इसका आपको? तो अर्थ कुछ नहीं हुआ। हाँ, जागर का कोई अर्थ नहीं है। जागर मतलब कुछ नहीं समझ में आया आपको, यानी कि यह निरर्थक शब्द है। तो सार्थक आपको समझ में आया कि अर्थ सहित जो शब्द बोले जाते हैं, जिनका अर्थ हमें समझ में आता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, वो शब्द कहलाते हैं। जैसे आप इन्हें यहाँ पर अपनी पुस्तक में उदाहरण देख रहे हैं, घर, सुंदर, दुकान, किरण, प्रकाश, ये सब आपको अर्थ सहित शब्द हैं, जिनको आप सुन करके समझ पा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। क्लियर? यस यस, बोलिए बेटा। यस मैम। यस मैम। तो ये सब शब्द जो है वो सार्थक है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही पर ही विचार किया जाता है। अगर हम भाषा की बात करते हैं बच्चों, तो हम अपनी भाषा में सिर्फ सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं और उसी पर विचार भी करते हैं, निरर्थक शब्दों पर नहीं। निरर्थक शब्दों से हम अपने वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी हम घर में जनरल शब्दों में बोलते हैं चाय वाय लाओ, तो चाय का मीनिंग आपको समझ में आता है, चाय का मतलब है पीने के लिए चाय चाहिए। वाय का मतलब किसी को समझ में नहीं आता है ना? और कभी कभी आपकी मम्मी जब आपसे पूछती हैं कि खाने में क्या बनाऊं, आप बोलते हो कुछ भी। कुछ भी का क्या मतलब है? कुछ भी का क्या मतलब है? कुछ भी समझ में आता है? नहीं आता। इसी तरह से खाना वाना, खाना में आपको खाना समझ में आता, वाना आपको समझ में नहीं आता। तो जो हमारे असार्थक शब्द हैं, उन्हीं से ही हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। इससे मैम मनुष्य ने ये ऐसे शब्द जो सार्थक शब्द है उसके साथ निरार्थक शब्द जोड़ लिए हैं, जिससे उसको अपनी जो जिंदगी और मजेदार बन सके। मजेदार बन सके। यस राइट, यानी हम अपनी बातों को थोड़ा सा एंजॉय करके बोल सकें, बातें कर सकें। इसलिए अपने से बनाई हुई, मनुष्य की वो अलग से बनाई हुई भाषा हो गई। वो भाषा नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो अपने से बनाई हुई एक अलग से बात होती है, जिसको हम इस तरह अपने शब्दों के साथ उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। हमारी जो भाषा है उसके अंदर हमारे शब्दों का बहुत महत्व। अगर बच्चों सोचो, अगर शब्द नहीं होते तो हम अपने मन की बातों का वाक्य के द्वारा एक दूसरे के साथ आदान प्रदान भी नहीं कर पाते। यानी शब्द ना हो तो हम पूरी बात कहने के लिए वाक्य भी नहीं बना पाएंगे और हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा भी नहीं पाएंगे, है ना? क्लियर हुआ आपको? ये बात क्लियर हो गई? यस, 7th क्लास, यस या नो? क्लियर हो गया? यस मैम। आगे मैं आती हूँ इसी में पद के ऊपर। अब मुझे कोई बताएगा, कोई भी बच्चा, कि पद क्या होता है? पद, पद के बारे में कोई जानता है? शब्द वाक्य में सम्मिलित होकर पद बन जाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होने लग जाते हैं वे पद कहलाते हैं। मैम पदों को हम यूज करके एक वाक्य बनाते एक हैं, सही शब्द क्रम बनाते में हैं। वाक्य बनाते, सही क्रम का वाक्य बनाते हैं, मैम है ना? जब हम किसी शब्द को वाक्य के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी पद कहते हैं। नहीं, किसी भी शब्द को कहीं भी प्रयोग करके वाक्य नहीं बना सकते। पता, पद परिचय, जैसे आप हम याद होगा आपने जब कक्षा में 5वीं में छठी में पढ़े होंगे, किसी कठिन शब्द अर्थ के सामने आपने उसका पद परिचय भी लिखा होगा, यानी कि ये क्या इसका पद परिचय है, ये शब्द संज्ञा है, यह शब्द विशेषण है, ये शब्द क्रिया है ना? ऐसे लिखा होगा ना, तो ये शब्द क्या है। तो वो जो शब्द परिचय होता है, पद परिचय होता है, वो ही जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद बन जाता है। और वाक्य में मैम उसको सही क्रम लगा, सही अब क्रम हम वाक्य में उसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम उसको सही क्रम में लिखते हैं। सही क्रम में लिखे हुए पद शब्दों को ही हम पद कहते हैं, ठीक है? और वो शब्द सही क्रम कब होते हैं? जैसे हमें कब, कहाँ पर विशेषण और क्रिया और संज्ञा, इनका हमें कैसे प्रयोग करना, इनका हम सही क्रम में प्रयोग करके ही उसका वाक्य की रचना कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, 2-4 शब्द दिए हैं। पहला शब्द है कटु,
दूसरा शब्द है वचन, तीसरा मत और चौथा है कहना। 4 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। इन चारों शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर एक सही शब्द बन रहा है कटु वचन मत कहो। अब आपने अगर इसके अंदर से पद परिचय, ये सही क्रम में लिखा हुआ है, और अगर आप इसमें से पद परिचय इसका जानना चाहेंगे कि इसका पद क्या है, तो यहाँ पर कटु जो शब्द है वो विशेषण है। कटु क्या है? कटु शब्द क्या आता है? विशेषण। विशेषण। और वचन हमारा क्या है? संज्ञा। वचन क्या है? संज्ञा। संज्ञा। और मत कहो यानी कि मना किया जा रहा है, मत कहो यानी ये क्रिया है। तो यहाँ पर देखा आपने विशेषण, संज्ञा और क्रिया इस तरह से क्रम में लिखकर हमने इस वाक्य का प्रयोग किया, यानी कि सही पद में लिखकर ही हम वाक्य बना सकते हैं। इसको हम पद कहते हैं, जो सही क्रम में लिखा जाए। तभी मैम पद अगर हम सही नहीं लिखेंगे तो वाक्य का निरर्थक मतलब होगा। हाँ, तो वाक्य का अर्थ भी हमें सही से समझ में नहीं आएगा और वो निरर्थक अर्थ वाला वाक्य बन के होगा जो हमारे समझ में। उदाहरण के लिए जैसे कटु वचन मत कहो मैम, इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि बुरे वचन मत कहो, तो मैम इसलिए और अगर हमें अभी पद को अगर सही यहाँ क्रम पर में कहा लगाना जाए चाहिए। यही चीज अगर गलत क्रम में लिखा हो, मत कहो वचन कटु, तो आप कैसे कहोगे? मत कहो वचन कटु। मैम निरर्थक है ये, क्योंकि मत कहो मना कर रहे हैं, मत कहो क्या, मत कहो कटु वचन, तो ये आपको जो सही क्रम में लिखा हुआ पद नहीं है, इसलिए यह निरर्थक कहा जाए। क्लियर हो गया? पद भी आप सबको क्लियर हुआ? आर शर्मा को क्लियर हो गया पद? यस मैम। मतलब अगर हम किसी भी वाक्य को सही ढंग से लिखते हैं और वो तभी हो पाता है जब हम सही पद लिखते हैं, तो तभी वह सार्थक शब्द बनता है। और अगर हम उसे उल्टा सीधा लिख देंगे, जैसे ये है मत करो को मत करो ये है, तो ये लिख देंगे तो ये निरर्थक हो जाएगा। यस राइट आन्या। क्लियर हो गया आप लोगों को शब्द के बारे में, शब्द और पद? यस मैम। तो अब हम आते हैं कि शब्दों के भेद के बारे में जानते हैं कि जो ये शब्द हैं उनके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद। 4 भेद होते हैं। पहला है स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर। इस स्रोत को हम जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं बेटा? स्रोत को हिंदी में क्या बोलते हो? सोर्स बोलते हो, है ना? क्या बोलते हो? जल्दी बोलो। स्रोत को इंग्लिश में क्या जानते हो, किस रूप में जानते हो? अविका बोलो। बोलो अविका। इंग्लिश में स्रोत को या उत्पत्ति को क्या कहते हैं? सोर्स। और कि वो चीज, जैसे कि पानी का सोर्स क्या है? पानी का सोर्स क्या होता है? मैम रेन, बारिश, नदी, तालाब, झरना, यस, ये सब उसके सोर्स है। हम यहाँ से इन पानी को पा सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं। इसी तरह से गंगा का सोर्स क्या है, कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिमालय। यस, तो ये उसका सोर्स हुआ। यस, तो ये आपको अब हमारे जो हिंदी में शब्द हैं वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में हमें जानना है कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। तो बच्चों शब्दों के 4 भेद, पहले अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम 3 के बारे में जानेंगे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर मैम 4 भेद होते हैं। हाँ, यानी कि शब्द हमारे जो है क्या सोर्स है हमारे शब्दों के आने के हमारे हिंदी में। एक तो सबसे पहला संस्कृत। पहला क्या है? संस्कृत। यस, संस्कृत। दूसरा है हिंदी। दूसरा क्या है? हिंदी। तीसरा है देशी। तीसरा क्या है? देशी। और हम चौथा विदेशी। जिसको हम आगत बोलते हैं। विदेशी को हम आगत भी बोलते हैं। आगत का मतलब आया हुआ। दूसरी भाषा से
हमारी भाषा में आया मतलब हुआ। विदेशी से आया वो। हाँ, विदेश से मैम नहीं, विदेशी। तत्सम तद्भव। हाँ, अब हम जो संस्कृत का शब्द है उसको हम तत्सम बोलते हैं। संस्कृत शब्द को मैम हिंदी को और हिंदी तद्भव। को हम तद्भव बोलते हैं। और देसी जो हमारे क्षेत्र में अपने देश में बोली जाने वाली भाषा उसको देशज बोलते हैं। और जो बाहर से आई हुई भाषा यानी आगत है आगत। उसको हम विदेशी बोलते हैं। विदेशी भाषा यानी आगत। ठीक है। Yes, चार ma'am. रूप से हम भाषा को शब्द के भेदों में से पहला जो उत्पत्ति के आधार पर उसको हम 4 रूपों से इसका सोर्स मानते हैं। हिंदी के शब्दों का हम सोर्स इन 4 रूपों को मानते हैं। किन किन को? तत्सम को, तद्भव को, देशज को और विदेशी को। 4 रूप आगत। हैं ये हमारे हिंदी भाषा के सोर्स, शब्द के सोर्स। क्लियर हो गया आपको? यस। तो अब यहाँ पहले हम इसी को आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे दूसरे पर। तो देखो ये आप पढ़ो जरा, मुझे इसकी रीडिंग करके दिखाओ। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर इस अंश को पढ़िए जरा, रीड करिए फास्ट अविका। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित अंश को पढ़िए। संयोग की बात थी, जब हम विश्राम गृह पहुंचे तो पता लगा कि सिंहों पर फिल्म बनाने के लिए टेलीविजन वालों का दल भी पहुंचा हुआ है। हमने देखा स्थानीय लोग लाठी लिए पगड़ी बांधे खड़े हैं। वन अधिकारियों और टेलीविजन वालों से भी संपर्क स्थापित किया। सिंहों के तमाशे, लायन शो के लिए तो शुल्क देना ही पड़ता है, पर इन लोगों के कारण हम जो बहुत कुछ देख सके वह मुश्किल से ही संभव हो पाता है। क्या आपने ऊपर दिए गए अंश के शब्दों पर ध्यान दिया? हिंदी भाषा में लिखा छपा अंश होते हुए भी इसमें कुछ शब्द संस्कृत के हैं, जैसे विश्राम गृह, सिंह, संपर्क आदि। अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषाओं के शब्द भी हैं, जैसे टेलीविजन, लायन शो, मुश्किल आदि। कुछ देशी शब्द भी हैं, पगड़ी, लाठी आदि। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में शब्द 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, पहला तो अब तत्सम। एक मिनट अविका। अब देखा आपने इस तरह से जो ये लिखा गया है अंश हिंदी में, ये लिखा तो हिंदी में गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से भी आए हैं और दूसरे भाषाओं के भी आए हैं, अंग्रेजी, अरबी, फारसी के भी आए हुए हैं। ठीक है। और वो सारी भाषाओं को आपको दिखाया गया है, जैसे विश्राम गृह, सिंह, संपर्क, यह सब जो है संस्कृत के शब्द हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी भाषाओं के जो शब्द इस अंश में लिखे गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे टेलीविजन, लायन शो, मुश्किल, ये सब हमारे जो है अंग्रेजी शब्द है। और कुछ देशी शब्द हमारे जो अपने खुद के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है वो पगड़ी, लाठी आदि है। तो इस प्रकार देखा आपने कि उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के 4 प्रकार माने गए हैं। अब चारों प्रकार के बारे में आप जान लीजिए। पहला है तत्सम, जो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों तत्सम, तत् मतलब जैसे का तैसा, उसी के समान हिंदी में भी चले जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संयोग, विश्राम गृह, ये है तो संस्कृत शब्द, लेकिन हम इसको एज इट इज, इसमें बिना परिवर्तन के हिंदी में भी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है। शुल्क, दुग्ध, दधि, क्षेत्र, नायक, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और हम हिंदी में भी इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तद्भव बच्चों, जो शब्द तत्सम शब्दों से विकृत हो जाता है यानी बिगड़ करके हिंदी में आ जाता है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं वार्ता, है ना, वार्तालाप, वार्ता का मतलब होता है बात, दुग्ध का मतलब होता है दूध, लोक जो हम हैं, लोकसभा जो बोलते हैं उसको हम लोक सभा बोलते हैं हिंदी में। दधी को हम हिंदी में दही बोलते हैं। और हस्त से हम हाथ, मस्तक से हम माथा, इस तरह से उसका हिंदी रूपांतरण करते हैं, तो इसे हम तद्भव। माता से माँ। हाँ, तो माता से माँ, यस। तो ऐसे हमारे संस्कृत ये शब्द होते हैं तत्सम और तद्भव। तो आइए 4 शब्द इसके पढ़ते जाइए वन बाय वन, आपको क्लियर होता जाएगा। अनुप्रिया बोलो। तत्सम स्वर्ण, तद्भव सोना, तत्सम कोकिल, तद्भव कोयल, तत्सम चंद्र, तद्भव चंदा चांद, तत्सम उज्जवल, तद्भव उजला उजाला। सृजल बोलो आप, सृजल बोलो। यस मैम। मयूर है तत्सम शब्द, इसका तद्भव शब्द है मोर। मित्र है तत्सम शब्द,
इसका तद्भव शब्द है मीत। वधु, यह है एक तत्सम शब्द। इसका तद्भव शब्द है बहु। शत, यह तत्सम शब्द है, तद्भव। सो, सत्य, तत्सम शब्द। यस मैम। यस बेटा। आरव, आप बोलिए इसके आगे का। आरव, आरव। यस मैम। तत्सम शब्द सत्य, तद्भव सच। तत्सम शब्द सौभाग्य, तद्भव सुहाग। तत्सम शब्द धान्य, तद्भव धान। तत्सम शब्द माता, तद्भव माँ। यस, अनंत अनादि बोलो आप। माता के बाद बोलिए जल्दी अनंत अनादि। अष्ट, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। अचरज। अष्ट, आठ। आश्चर्य, अचरज। कर्ण, कान। दंत, दांत। मुख, मुंह। नासिका, नाक। धूम, धुआं। दूसरे को भी बोलने दो। व्यान बजाज, व्यान बजाज, व्यान, व्यान बोलिए बेटा। व्यान, व्यान। आर्यन सिंह, आर्यन सिंह आप पढ़ो। आर्यन सिंह। तत्सम शब्द कष्ट, तद्भव शब्द काट। तत्सम शब्द गर्द और तद्भव शब्द गधा। तत्सम शब्द चल, तद्भव शब्द चांद या चमड़ा। तत्सम शब्द श्रावण और तद्भव शब्द श्रावण। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से ये तत्सम और तद्भव शब्द आपके किस तरह से संस्कृत से हिंदी में उसका रूपांतर होकर उसको हम समझ पाते हैं इजीली। तो ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हैं। आपने पहला अभी हिंदी के शब्दों के भेद के बारे में जाना है। नेक्स्ट जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे इसको आगे कंटिन्यू। आज आपका जो है टाइम ओवर हो गया। यस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। हैव ए गुड डे बेटा।